सुप्रभात बच्चों, मैं हूं आपकी शिक्षिका लीना तिवारी और आज हम लोग PT1 क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। अभी आप लोगों ने दिया है, बहुत ही अच्छे से दिया है आप लोगों ने। और फिर भी मैं आज आप लोगों के साथ प्रश्न और उत्तर दोनों चर्चा करूंगी। अगर जो वैकल्पिक हैं उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे और जो सब्जेक्टिव थे उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं खंड क अपठित बोध से शुरुआत करती हूँ। आप लोग तैयार हैं? खंड का अपठित बोध में बच्चों था कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। गद्यांश कुछ इस प्रकार था। सरदार भगत सिंह के जन्म के समय कांग्रेस के दो दल बन चुके थे। दो दल मतलब दो समूह बन चुके थे, नरम दल और गरम दल। नरम दल के लोग नियमों और विधान के द्वारा देश को स्वतंत्र करवाना चाहते थे। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू आदि इसी दल के सदस्य थे। परंतु गरम दल वालों का विचार था कि लातों के भूत बातों से नहीं माना करते, आज़ादी विनम्रता से नहीं मिल सकती, इसलिए क्रांति का पथ अपनाना चाहिए। लोकमान्य तिलक इस दल के सदस्य बने। 1919 ईस्वी में 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग में भगत सिंह ने हजारों लोगों को मरते हुए देखा। तब इन्होंने भूमि की मिट्टी को माथे से लगाया और कसम खाई कि जब तक देश को आज़ाद नहीं करा लेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। इसके बाद वे घर से भागकर कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी के पास रहकर प्रताप समाचार पत्र का संपादन करने लगे। प्रताप में काम करने के दौरान ही उनका परिचय बटुकेश्वर दल से हुआ। इन्हीं दिनों नौजवान भारत सभा का गठन किया गया था। तो ये आपका गद्यांश था जिसे मैं अभी पढ़ रही थी। और मैं बता दूं इसमें कि गणेश शंकर विद्यार्थी और बटुकेश्वर दल, इन दोनों के बारे में मैं आपको बता दूं। और नौजवान भारत सभा का गठन, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि गणेश शंकर विद्यार्थी भी स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही थे और बटुकेश्वर दत्त जो थे वो भी स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने ही बटुकेश्वर दल की स्थापना की थी भगत सिंह के साथ मिलकर। नौजवान भारत सभा जो है 1926 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा ही गठित किया गया था। और इस आंदोलन था यह एक तरह से, और इनका जो मुख्य काम था वो था कि देश को आज़ादी दिलाना, है ना। तो देश को आज़ाद करने के लिए ही इन लोगों ने ये सब कदम उठाए थे। और गद्यांश में जो लिखा हुआ है कि कांग्रेस के दो दल बन चुके थे, मतलब कि दो समूह में बट गया था कांग्रेस, एक नरम और एक गरम। नरम मतलब कि बहुत ही इन लोगों को विश्वास था कि हम लोग लड़ कर नहीं, बल्कि जैसे अंग्रेज़ों की बात नहीं मानकर या फिर अनशन करके या फिर उनके काम न करके हम लोग आज़ादी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो गरम दल था वो चाहता था कि उन लोग लातों के भूत बातों से नहीं मानते, मतलब इन लोग जैसे हम लोगों के साथ सलूक कर रहे हैं उसी तरह से इन लोगों के साथ भी हम लोगों को भी करना चाहिए। तभी ये लोग अंग्रेज़ जो है वो भागेंगे या फिर हमारी बात को मानेंगे। तो आइए देखते हैं, प्रश्न देखते हैं बच्चों कि इससे क्या क्या प्रश्न आप लोगों ने प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। तो क्या क्या प्रश्न थे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। एक एक प्रश्न लेकर के आज हम लोग उसके बारे में जानेंगे। प्रश्न 6 जो है वो है, नरम दल के लोगों का विचार था। नरम दल के लोगों का क्या विचार था?
जैसा कि हम लोग गद्यांश में पढ़े हैं और यहाँ आपको विकल्प में दिए गए हैं कि पहला क्या है, अंग्रेज़ों से अपने देश वापस जाने की गुजारिश करना, ऐसा था? नहीं, ऐसा नहीं था। मोर्चे निकालना मतलब धरना देना या फिर बोलते हैं ना इनकलाब जिंदाबाद, या फिर अंग्रेज़ों भारत छोड़ो इस तरह से चिल्लाते हुए समूह में निकालना कि नहीं ये काम नहीं करेंगे, ये काम गलत है ना, मोर्चे निकालना उसको कहते हैं। तो ये भी यहाँ ये भी ऑप्शन विकल्प जो है वो सही नहीं है। नियमों और विधान के द्वारा देश को स्वतंत्र कराना, नरम दल के लोगों का यही विचार था कि नियम पर ही चल के और विधान मतलब जो विधि विधान बनाए गए हैं उसी के द्वारा ही देश को हम आज़ाद करवा सकते हैं। क्रांति का पथ अपनाना ये भी नहीं है। तो जो सही ऑप्शन है वो है नियमों और विधान के द्वारा देश को स्वतंत्र कराना। नंबर 7 है, लोग क्रांति का रास्ता इसलिए अपनाना चाहते थे क्योंकि उनका मानना था कि आज़ादी विनम्रता से नहीं मिलती। सही है। दूसरा जो है वो ऑप्शन है, अंग्रेज़ों को डराना जरूरी था। ये विकल्प नहीं, ये गलत है। अपनी शक्ति दिखाना जरूरी था, नहीं। नरम दल को हराना जरूरी था, नहीं, ये भी नहीं। तो क्या होगा इसका, ये जो विकल्प है उनका मानना था कि आज़ादी विनम्रता से नहीं मिलती। ये जो है ये गरम दल का सुझाव था कि क्रांति का रास्ता इसलिए अपनाना चाहते थे क्योंकि आज़ादी विनम्रता से नहीं मिलती। और ये जो विकल्प दिया गया है कि नरम दल को हराना ज़रूरी था, तो ये ऐसी बात नहीं है, क्योंकि नरम दल और गरम दल दोनों का जो रणनीति था वो अलग अलग था। एक का था कि नियम और विधि विधान के द्वारा देश को स्वतंत्र कराएंगे, और जो दूसरे थे गरम दल वाले थे वो चाहते थे कि क्रांति से देश को स्वतंत्र करवाएंगे। तो दोनों के विचार भी और जो विचार थे वो नेक थे, और दोनों का जो सोच थी वो यही थी कि किसी तरह से भारत को स्वतंत्र कराना है। तो इसलिए यहाँ नरम दल को हराना ज़रूरी था, ये जो विकल्प है ये गलत है। यहाँ ये विकल्प सही होगा कि उनका मानना था कि आज़ादी विनम्रता से नहीं मिलती है। प्रश्न 8 है, सरदार भगत सिंह के दल में जोश तब जागा जब, सरदार भगत सिंह के दल में जोश तब जागा जब महात्मा गांधी बहुत प्रसिद्ध हो गए, नहीं। जालियांवाला बाग की घटना हुई, लोकमान्य तिलक नेता बने, जवाहरलाल नेहरू राजनीति में आए। तो इन सबसे महात्मा गांधी से बहुत प्रसिद्ध हो गए, उनकी प्रसिद्धि से कोई मतलब नहीं था सरदार भगत सिंह को। लोकमान्य तिलक नेता बने, इससे भी कोई मतलब नहीं था। जवाहरलाल नेहरू राजनीति में आए, इससे मतलब, लेकिन आपके गद्यांश में दिया गया है, आप गद्यांश को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें दिया हुआ है कि 1919 में जब जालियांवाला बाग में भगत सिंह ने हज़ारों लोगों को मरते हुए देखा था, तब उन्होंने जो धरती माता है, भूमि की मिट्टी है, उठा करके माथे से लगाया था और कसम खाई थी कि जब तक देश को आज़ाद नहीं करा लेंगे तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे, है ना। तो ये जालियांवाले बाग की घटना से वो बहुत प्रभावित हुए थे और वो अंदर से हिल चुके थे, तभी उन्होंने कसम खाई थी। बच्चों, प्रश्न जब भी गद्यांश का प्रश्न आप करें तो जब पहले प्रश्न हो तो आप गद्यांश पढ़ने का पूरा समय नहीं होता है, आप अच्छे से शुरू में ही गद्यांश को 1-2 बार पढ़ लें, और उसके बाद जब प्रश्न आए तो पहले प्रश्न का उत्तर आपको ऊपर वाले 2-4 पंक्ति में मिल जाएगा, फिर बीच उसके बाद वाले उसके नीचे वाले पंक्ति में। तो इस तरह से आप पढ़ेंगे तो आपको उत्तर अपने आप मिलते चले जाएंगे, है ना। आगे बढ़ती हूँ। उपरोक्त गद्यांश में बटुकेश्वर दल से मिलने के बाद किस कार्य को प्रारंभ किया गया था। बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह के बहुत अच्छे दोस्त थे। ये अलग बात है कि उनका इतिहास में ज़्यादा नाम नहीं है, और
जब भगत सिंह और वो दोनों अच्छे दोस्त थे, और तब उन दोनों ने मिलकर ही बटुकेश्वर दल और नौजवान भारत सभा का गठन किया था, जिसका सिर्फ एक ही काम था कि 1926 में ये नौजवान भारत सभा का गठन किया गया था, और सिर्फ इसका काम था कि भारत को आज़ादी दिलाने का। और इसमें जितने भी नौजवान थे, इसके लिए बहुत ही उनको प्रेरित किया गया था इस आंदोलन के लिए, है ना। भगत सिंह द्वारा देश के लिए लड़ाई, नहीं, ये विकल्प सही नहीं है। दो दलों का निर्माण, नहीं, ये भी नहीं है। और ये नौजवान भारत सभा का गठन, ये आपका सही है। ये विकल्प जो है वो सही है। आपके गद्यांश में भी लिखा हुआ है, आप देखेंगे पढ़ेंगे तो, कि जब जालियांवाला बाग की घटना वो देखे थे भगत सिंह, तब वो वहाँ से घर से अपने भाग गए थे। और कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे, वो भी हिंदी के पत्रकार थे और स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही थे वो, है ना। तो उनके पास रहने लगे और प्रताप समाचार पत्र का संपादन करने लगे थे। उसके दौरान ही उनका बटुकेश्वर दल से परिचय हुआ था, और उन्हीं दिनों वो मिल करके नौजवान भारत सभा का गठन किए थे। तो सही विकल्प है नौजवान भारत सभा का गठन। भगत सिंह द्वारा संपादक बनना, नहीं, ये भगत सिंह द्वारा संपादक बनना भी सही नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि बटुकेश्वर दल के मिलने से पहले ही वो बन चुके थे, है ना। तो ये आपका पठित बुध कंप्लीट हो गया बच्चों, ये पूरा हो गया, और आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ खंड ख व्याकरण की तरफ। खंड ख जो है वो हमारा व्याकरण है, और प्रश्न 10 है, मराठी भाषा की लिपि है, मराठी भाषा की लिपि है। विकल्प हैं खरोष्ठी, खरोष्ठी नहीं है। खरोष्ठी के बारे में मैं बता दूं आपको कि ये सिंधु घाटी की चित्रलिपि को छोड़कर खरोष्ठी जो है वो भारत की 2 प्राचीनतम, मतलब पुरानी लिपियों में से एक है। यह दाएं से बाएं को लिखी जाती है। ये दाएं से मतलब दाहिने तरफ से शुरू की जाती है और बाएं तरफ की तरफ लिखी जाती है थी। सम्राट अशोक ने ये शहबाज गढ़ी और मनसेहरा के अभिलेख में खरोष्ठी लिपि ही लिखवाए हैं, है ना। ब्राह्मी लिपि, ये भी नहीं है आपका विकल्प। ब्राह्मी लिपि के बारे में बता दूं, ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि विकसित हुई है ना। देवनागरी विकल्प सही है। मराठी भाषा की लिपि जो है वो देवनागरी है। गुरुमुखी नहीं हो सकता, क्योंकि ये पंजाब की लिपि है, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है। तो मराठी भाषा की लिपि क्या होगा यहाँ, देवनागरी। आगे बढ़े। नंबर 11 में, हिंदी में अक्षर त्र श्र ज्ञ को कहा जाता है। पहला जो है विकल्प आपका है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन नहीं होगा, क्योंकि ये जो है अड़ और ढ़ जो है ये एक विशेष व्यंजन ध्वनियाँ हैं। कोई भी इनसे शब्द आरंभ नहीं होता है, और इन्हें ही उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं हम। तो ये आपका विकल्प नहीं हो सकता। अयोगवाह में आते हैं अंग और स्वर और व्यंजन का मिला जुला रूप है ये, तो ये भी नहीं है। संयुक्त व्यंजन में आएंगे ये अक्षर त्र श्र और ज्ञ, क्योंकि इन्हें हम माफ़ कीजिएगा, इन्हें हम संयुक्ताक्षर भी कहते हैं, है ना। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु न तो मुंह से कहीं स्पर्श करते हुए और न ही रगड़ खाकर निकलती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसमें क्या आते हैं, य र ल। तो ये जो है आपका हिंदी में अक्षर त्र श्र ज्ञ को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। इसे हम संयुक्ताक्षर भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 12,
प्रश्न नंबर 12 में है, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण बदलाव आता है वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि ऐसे शब्द जिनका परंपरा से अर्थ चला आ रहा है, यदि उनके टुकड़े किए जाएं तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे समय, हाथ, है ना, ये इनको हम तोड़ नहीं सकते, इनका कोई, अगर हम इनको तोड़ेंगे भी तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो ये हमारा विकल्प नहीं हो सकता है ना। दूसरा क्या है? विकारी शब्द। विकारी मतलब होता है परिवर्तन। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण बदलाव आता है वे विकारी शब्द ही कहलाते हैं, है ना। लिंग के कारण बदलाव हो, वचन के कारण और कारक के कारण, तो ये जो है विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द मतलब परिवर्तन। इन शब्दों में लिंग के कारण कभी परिवर्तन, कभी लड़का अगर है तो अगर लड़की में है तो उसमें परिवर्तन हो जाता है। वचन है, वचन बदलते हैं, एक वचन से बहुवचन तो परिवर्तन होता है। कारक चिन्ह पर सर्ग बदल देते हैं हम लोग, है ना। तो ये जो परिवर्तन होते हैं इन्हें ही हम विकारी शब्द कहते हैं। तो ये विकल्प हमारा सही है। यौगिक शब्द नहीं हो सकता है, क्योंकि यौगिक जो है वो दो या अधिक शब्दों या शब्दांशों से बनने वाले शब्द यौगिक कहलाते हैं। जैसे पाठशाला, धनवान, तो पाठ जोड़ शाला, है ना, पाठशाला, धनवान, धन जोड़ वान, धनवान, तो ये यौगिक शब्द भी नहीं है। देशी शब्द कहते हैं जो जन सामान्य की बोलचाल से विकसित हो, जैसे गाड़ी, पगड़ी, रेलगाड़ी, है ना, ये सब देशी शब्द हैं, तो ये भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा? जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण बदलाव आता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। इसके बाद है 13वां जो प्रश्न है हमारा, ये शब्द इक प्रत्यय से निर्मित नहीं है। जैसे शैक्षणिक, इक आ रहा है, ये है शिक्षण से बना है। अधिक, अधिक जो है ये शब्द इक प्रत्यय से निर्मित नहीं है, क्योंकि इसमें अ जो है वो ये रूढ़ शब्द उपसर्ग है ना। तो ये हमारा विकल्प सही होगा। ऐतिहासिक, इतिहास से बना हुआ है ऐतिहासिक। इक आ रहा है। न्यायिक, ये भी सही है। तो यहाँ पे ये अधिक जो है ये शब्द जो है इक प्रत्यय से निर्मित नहीं है। ये जो विकल्प होगा हमारा सही होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। 13 के बाद प्रश्न संख्या 14 में आते हैं हम लोग। शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसमें से आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा ढूंढना है ना। विकल्प क्या क्या है? बचपन, बचपन है नहीं, ये क्या हो गया? बचपन नहीं है। डाकिया नहीं है। मनुष्य नहीं है। नव भारत टाइम्स, नव भारत टाइम्स हमारा सही विकल्प है, क्योंकि ये पेपर का नाम है ना, नाम है। यहाँ ये सब है जातिवाचक हैं, लेकिन यहाँ पे नाम नहीं है, इसलिए ये नव भारत टाइम्स यहाँ पे नाम है, तो इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ये विकल्प आपका बिल्कुल सही है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है बोली के द्वारा? नहीं। बोली किसे कहते हैं? बोली जो है आंचलिक भाषा का प्रयोग जो होता है, अंचल में जहाँ पे बोला जाता है वहाँ की जो भाषा होती है उसको हम बोली कहते हैं। व्याकरण के द्वारा, व्याकरण के द्वारा ही हम जानते हैं, यह विकल्प सही है। शास्त्र के द्वारा, शास्त्र के द्वारा भाषा के शुद्ध रूप को नहीं सीखते हम। यहाँ शास्त्र में हम श्लोकों को संस्कृत के श्लोक हैं वो जानते हैं, है ना। लिपि के द्वारा, लिपि के द्वारा हम वर्ण को लिपिबद्ध करते हैं, है ना। अपनी बोली जो भी हम बोलते हैं उसको लिपि के द्वारा लिपिबद्ध करते हैं। तो यहाँ पे शुद्ध रूप का ज्ञान जो होता है वो व्याकरण के द्वारा ही होता है। व्याकरण से ही हम सीखते हैं कि भाषा का शुद्ध रूप क्या है ना, लिखित हो या मौखिक। हमारे आगे का प्रश्न है प्रश्न 16। स्पर्श व्यंजनों की संख्या है। पहला विकल्प है 52,
दूसरा विकल्प है 55, तीसरा विकल्प है 22 और जो चौथा विकल्प है वो है 25। तो 25 कैसे होगा? हम पहले स्पर्श यहाँ बोला जा रहा है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या। स्पर्श व्यंजन क्या क्या है? कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। तो कवर्ग क ख ग घ अंग 5 होते हैं। तो आप इन पांचों को जोड़ लीजिए। कवर्ग में 5, चवर्ग में 5, 10 हो गए, टवर्ग में 5, 15 हो गए, तवर्ग में भी 5 होंगे तो ये कितने हो गए? 20 हो गए, और पवर्ग में 5, ये हो गए 25। तो ये विकल्प आपका जो 25 है वो विकल्प सही है ना। नीलकंठ शब्द है रूढ़ शब्द, तकनीकी शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। तो नीलकंठ जो है वो नील जोड़ कंठ, नीलकंठ। योगरूढ़ किसको बोलते हैं हम लोग? रूढ़ शब्द किसको बोलते हैं? अभी हम लोग पढ़े थे ऐसे शब्द जिनका परंपरा से अर्थ चला आ रहा है और यदि उनके टुकड़े किए जाएं तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। तो ये नहीं होगा। तकनीकी शब्द भी नहीं है। यौगिक शब्द 2 या अधिक शब्दों या शब्दांशों से बनने वाले शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे पाठ जोड़ शाला, धनवान, धन जोड़ वान, तो ये भी नहीं है। योगरूढ़ जो है 2 शब्द योगरूढ़ है। हम लोग परिभाषा इसकी मैं बताती हूँ आपको। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से बनते हैं और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। 2 शब्द से बने हुए। नीलकंठ, नील जोड़ कंठ, तो हम लोग बोलते हैं, किसको बोलते हैं? भगवान शिव को बोलते हैं। नीला है जिसका कंठ, है ना, एक विशेष अर्थ प्रकट कर रहा है यहाँ पे। तो ये योगरूढ़ हुआ। नीलकंठ जो है वो क्या हुआ? योगरूढ़ हुआ, योगरूढ़ शब्द होगा। ये आपका जो रूढ़ शब्द है विकल्प जो है वो गलत है। तकनीकी शब्द भी नहीं होगा, यौगिक भी नहीं होगा, योगरूढ़ होगा। क्योंकि नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, भगवान शंकर को कहते हैं हम लोग, और ये शब्द जो है वो योगरूढ़ है। आगे बढ़ती हूँ। निम्नलिखित शब्दों में से किसी शब्द में प्रति उपसर्ग नहीं है। किस शब्द में प्रति उपसर्ग नहीं है? प्रतिकूल, इसमें है। प्रत्युपकार, इसमें भी है। प्रतीक्षा, इसमें भी है। प्रतिजोदीक्षा। प्रगति, प्र उपसर्ग है यहाँ पे, गति नहीं होगा यहाँ, तो ये जो है यहाँ प्रगति होगा, है ना। यहाँ पे प्रति उपसर्ग नहीं है, यहाँ प्र उपसर्ग है, तो ये आपका विकल्प जो है ये यहाँ सही होगा। प्रश्न संख्या 19 में देखते हैं हम लोग। जातिवाचक संज्ञा की उपयुक्त परिभाषा है, मतलब यहाँ जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा को आपको चुनना है। तो पहला जो विकल्प है वो है किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या नाम को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा विकल्प क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पूरी जाति का नाम जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, ये विकल्प सही है। तीसरा है किसी मनुष्य विशेष की जाति का नाम नहीं, ये विकल्प नहीं है। इनमें से कोई नहीं, तो ये हमारा दूसरा विकल्प जो है वो सही है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पूरी जाति के नाम को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्रश्न 20 है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस हम लोग 14 अगस्त को नहीं मनाते हैं, 14 सितंबर को मनाते हैं, 24 सितंबर को नहीं मनाते हैं, 24 अगस्त को भी नहीं मनाते हैं। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को, हमारे हिंदी भाषा को संविधान में संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया था, और हर साल इसी दिन हम लोग 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे आपके वाक्य दिए गए हैं, कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही नहीं है आपको चुनना है। ध्यान से सुनिएगा, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है ना। वर्ण ध्वनि का लिखित रूप नहीं है। वर्ण ध्वनि का
लिखित रूप नहीं है, ये नहीं होगा। वर्ण के और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण के और टुकड़े नहीं किए जा सकते, नहीं। वर्ण के वर्ण विच्छेद हम लोग करते हैं ना। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन, है ना। तो स्वर के तो नहीं करते हैं, लेकिन जो व्यंजन होता है जैसे क, तो क हलंत जोड़ अ लिखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग टुकड़े करते हैं। तो ये जो विकल्प है ये कथन जो है वो सही नहीं है, इसलिए यही होगा आपका आंसर। वर्ण ध्वनि का केवल लिखित रूप है, सही है। वर्ण को मूल ध्वनि भी कहते हैं, वर्ण को ध्वनि भी कहते हैं, ये भी सही है। तो गलत क्या है, वर्ण के और टुकड़े नहीं किए जा सकते, ये कथन जो है वो सही नहीं है। तो आपका विकल्प जो है यहाँ पे आप टिक लगाएंगे कि ये आपका आंसर है ना। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। यहाँ पे लिखा गया है लक्ष्म लाख को लक्ष्य भी कहते हैं। मौक्तिक मुक्ति, मौक्तिक कोई शब्द नहीं है, मुक्तक होता है, स्वतंत्र, जिसका मतलब होता है मुक्ति, स्वतंत्र होना। तो यहाँ पे ये एक तो हम लोग को गलत लग रहा है। दूसरा क्या है, नकुल नेवला, सही है, नेवला को नकुल भी कहते हैं। कांस्य कांसा, है ना, ये बर्तन होता है कांसा का, तो कांस्य भी उसको कहते हैं। लेकिन जो दूसरा विकल्प है हम लोग का मौक्तिक और मुक्तिक, ये हम लोग का युग्म गलत है। तो ये आपका आंसर ये वाला विकल्प आपका आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ती हूँ प्रश्न संख्या 23 में। उपसर्ग का कौन सा युग्म गलत है। निम्नलिखित में से उपसर्ग का कौन सा युग्म गलत है। कौन सा युग्म मतलब जो भी ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी विकल्प है, उसमें से कौन सा जो समूह है वो गलत है। तो उपसर्ग अ, अनेक, अनादर, अनाथ, सही है। ये अ उपसर्ग लगा हुआ है इसमें, है ना। नेक में अ लग गया तो अनेक हो गया, आदर में अन लग गया तो अनादर हो गया, है ना। अनाथ, नाथ में आ लग गया तो अनाथ हो गया। निरोग, निडर, निकम्मा, रोग में नी लग गया तो निरोग हो गया। निडर हो गया, डर में नी लग गया तो निकम्मा हो गया। सुलेख, सुजान, सुकर्म, सुशु लगा हुआ है सब जगह। ये हो गया अपजस, अवगुण, अपमान। तो ये जो विकल्प है यहाँ पे अप लगा हुआ है, अव लगा हुआ है और अप लगा हुआ है। तो यहाँ पे ये जो समूह है वो गलत है ना। सब जगह एक जैसा लगा हुआ है, आप ध्यान दीजिएगा। अ नी सु शु शु, और यहाँ पे अप, अव और अप, ऐसे समूह जो है ये गलत है। तो ये वाला विकल्प जो है आपका आंसर होगा, ये जो है ये गलत है, युग्म गलत है। तो ये आपका आंसर यहाँ पे आप टिक करेंगे, यहाँ टिक सही का चिन्ह लगाया हुआ है ना, ये आंसर होगा। आगे बढ़ती हूँ। प्रश्न 24 में है, माधवन बगीचे में फूल तोड़ रहा था। वाक्य में कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है। कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, माधवन दिया हुआ है, माधवन संज्ञा है। तोड़ रहा था, यहाँ काम कर रहा है तोड़ने का, तो ये क्रिया हो गया। बगीचे, फूल, ये सब संज्ञा है। तो यहाँ पे आपका जो उत्तर होगा वो तोड़ रहा था, ये विकल्प आपका आंसर होगा। अब हम लोग खंड ग में आ गए हैं, साहित्य में। क्वेश्चन नंबर 25 है, ध्वनि कविता में अनंत शब्द के लिए प्रयुक्त हैं। ध्वनि कविता हम लोग पढ़े हैं, है ना। वहाँ पे कवि जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बोलते हैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत, है मेरे वे जहाँ अनंत। अनंत यहाँ पे भावनाएं को नहीं कहा गया है, प्रकृति को भी नहीं कहा गया है और मनुष्य को भी नहीं कहा गया है। कवि जो है यहाँ पे बता रहे हैं ईश्वर को कहा गया है ना। अनंत जो है वो ईश्वर को कहा गया है यहाँ पे। और ये यहाँ कवि ईश्वर से ईश्वर जो हमें खुशियाँ देते हैं, खुशहाली देते हैं, हमें
खुश रखते हैं, या फिर यहाँ पे कवि जो है प्रार्थना करते हैं कि मैं उन खुशियों को अपने घर का द्वार दिखा दूँगा, अपने उन ईश्वर को अपने घर का द्वार दिखा दूँगा, और अभी मेरा अंत नहीं होगा, अभी ना होगा मेरा अंत, है ना। ये अंतिम पंक्तियाँ हैं। तो यहाँ पे ईश्वर के लिए कहा गया है। बदलू द्वारा लेखक के लिए मच्छियाँ मंगवाने से भाव की पुष्टि होती है। यहाँ पे प्रश्न है कि बदलू लेखक जब मामा गांव आते हैं तो वहाँ एक मनिहार है बदलू, जिससे वे मिलने जाते हैं, है ना। तो वो जब भी जाते हैं लेखक उनसे मिलने के लिए, तो बदलू जो है वो लेखक को बहुत ही मानते हैं और प्यार से बिठाते हैं। तो यहाँ पे लेखक बताते हैं कि वो जब भी अपने मामा गांव जाते हैं तो सारे बच्चे उनको काका कहते थे, तो तरीके से मामा गांव में गए हैं तो उन्हें मामा कहना चाहिए, लेकिन लेखक उन्हें काका ही, बदलू काका कहा करते थे, जैसा कि सारे गांव के बच्चे कहते थे। तो वहाँ पे जब भी लेखक उनके घर जाते थे, उनको बैठने के लिए मच्छियाँ मंगवाते हैं। कौन? बदलू जो है लेखक के लिए मंगवाते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इससे कौन से भाव की पुष्टि हो रही है? दयालुता, दया की भाव? नहीं। समानता की भाव? नहीं। समानता मतलब बराबर, है ना। तो सहानुभूति, ऐसा कुछ भी नहीं था, सहानुभूति नहीं था, सम्मान देने के। तो हाँ, ये जो है बदलू जो है वो लेखक को बहुत सम्मान देते हैं, और जब भी लेखक उनसे मिलने आते हैं, चूँकि वो शहर से आते हैं, तो उनसे बहुत सारी बातें करते हैं और बैठते हैं उनके पास। तो बदलू भी उन्हें बहुत ही सम्मान देता है और उनको बैठने के लिए मच्छियाँ मंगवाते हैं, उन आम खिलाता है ना। उनके लिए गोलियाँ बना करके रखता था, कंचे बना करके रखता था। तो ये सब जो है वो बदलू जो है वो मच्छियाँ जो मंगवाते थे तो उनके अंदर जो भाव उत्पन्न होता है वो सम्मान वाला भाव यहाँ उत्पन्न होता है। इसे हम सम्मानीय भाव से देख सकते हैं, है ना। बस की रफ्तार चल रही थी। बस की रफ्तार, ये बस की यात्रा से है। लेखक जो है वो बस की यात्रा कर रहे हैं। तो बस की जो रफ्तार है वो 15 से 20 मील प्रति घंटा नहीं, ऐसा तो नहीं था। 5 से 10 मील प्रति घंटा, ऐसा भी नहीं है, चूँकि ये आपके किताब की कहानी है और किताब से ली गई है। जैसा कि ये व्यंग्य विधा में लिखा गया है, लेखक ने इसे व्यंग्य विधा में लिखा है। तो जो सही विकल्प है वो 8 से 10 मील प्रति घंटा, मतलब प्रति घंटा का मतलब है 1 घंटे में 8 से 10 किलोमीटर बस जो है वो चल रही थी, है ना। तो सही विकल्प है 8 से 10 मील प्रति घंटा। दीवाने संसार से डैश खाली जगह का संबंध रखते हैं। कैसा संबंध रखते हैं? समान भाव, ईर्ष्या भाव, मैत्री भाव, भावुकता से भरा हुआ। ईर्ष्या भाव का संबंध नहीं रखते हैं, ये विकल्प गलत है। जलन, ईर्ष्या मतलब जलन। मैत्री भाव, सबके मित्र भी नहीं है वो, है ना। भावुकता भी भावुक भी नहीं है वो, क्योंकि दीवाने हैं वो। समान भाव, वो सबके साथ समान भाव रखते हैं, कोई अमीर गरीब ये सब कुछ नहीं देखते हैं। सबके साथ वो समान भाव का व्यवहार करते हैं, सबको समान नज़रों से देखते हैं, उनके नज़र में कोई बड़ा छोटा नहीं है। ध्वनि कविता में कवि की चाहत है अपने जीवन के आलस्य तथा निराश को दूर करना, अपने अनंत से सब प्राण भेंट करना। अपने जीवन के आलस्य तथा निराश को दूर करना, कवि जो ध्वनि कविता में कवि की ऐसी चाहत अपने लिए बिल्कुल नहीं सोचते हैं, ये विकल्प गलत, सही नहीं है। अपने अनंत से सब प्राण भेंट करना, नहीं, ऐसा भी नहीं है। अपने अंत से पूर्ण अपने जीवन की आभा, सुषमा व कर्तव्य भावना को यशस्वी बनाकर चारों ओर फैलाना। हाँ, कवि
ये जो विकल्प है वो बिल्कुल सही है। अपने अंत से पूर्व मतलब अभी वो अपना अंत नहीं चाहते हैं, उसके पूर्व वो जीवन में अपनी खुशियाँ भरना चाहते हैं, अपने कर्तव्य को निभाना चाहते हैं और यश पैदा करना चाहते हैं। और जो जो यहाँ कवि जो है सोए हुए लोगों को, आलस से जिनके अंदर है, उनको जगाना चाहते हैं और उनको उनकी तरक्की के मार्ग पे उठाना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं और सबके साथ खुशी से रहना चाहते हैं और खुशियाँ फैलाना चाहते हैं। ये जो विकल्प है वो सही है। उपयुक्त सभी नहीं, ये भी नहीं होगा। आपके यही विकल्प सही होंगे। अपने अंत से पूर्व अपने जीवन की आभा, सुषमा व कर्तव्य भावना को यशस्वी बनाकर चारों ओर फैलाना चाहते हैं। बदलू के व्यथित होने का कारण था कि उसे लोगों ने गांव से बाहर निकाल दिया था। कांच की चूड़ियाँ हम लोगों ने पढ़ा है, उसी से है ये प्रश्न। ऐसी बात ऐसा पाठ में नहीं लिखा हुआ है, उसे बाहर नहीं निकाला गया था, ये गलत है ऑप्शन विकल्प। कि उसके काम बंद हो गया था, हाँ। कांच की चूड़ियों के बाज़ार में आ जाने की वजह से बदलू के काम पे बहुत प्रभाव पड़ा था, है ना, और उसका काम बंद हो गया था। कि अब वह बहुत बीमार था, नहीं, ये गलत है। कि उसका काम अब चलता ना था, नहीं, उसका काम बंद हो गया था जिसके कारण वो दुखी रहता था। बियाबान शब्द का अर्थ है खतरनाक, नहीं। डरावना, नहीं। भयानक भी नहीं होगा। सुनसान, हाँ। बियाबान मतलब सुनसान। खतरनाक मतलब खतरे से खाली नहीं, तो फिर उधर मतलब चलने लायक नहीं। डरावना मतलब जहाँ जंगली जानवर वगैरह आते हो या डाकू का भय हो, ऐसा भी नहीं था। भयानक मतलब चारों तरफ अंधेरा हो, ऐसा भी नहीं था। सुनसान बियाबान का असली अर्थ होता है सुनसान, जंगल, है ना। सुनसान को कहते हैं बियाबान, जो आपके बस की यात्रा पाठ में दिया हुआ है। बलिवीरों की राह निश्चित नहीं है। बलिवीरों की राह निश्चित नहीं है क्योंकि वे बिना लक्ष्य के आगे बढ़ते हैं, नहीं, ये ऑप्शन गलत है। क्योंकि वे बिना सोचे समझे चलते हैं, ये भी गलत है। क्योंकि उनका उद्देश्य अंग्रेजों को मात देना और स्वतंत्रता प्राप्त करने हेतु जहाँ मुड़ना पड़े वहाँ राहें मोड़ देना है। उपयुक्त में से कोई नहीं। ये आपका पहला विकल्प गलत है, दूसरा विकल्प भी गलत है। क्योंकि उनका उद्देश्य अंग्रेजों को मात देना है ना, ये सही है। उनका उद्देश्य था सिर्फ अंग्रेजों को भगाना और देश को स्वतंत्र कराना। उत्सर्ग की भावना दुर्लभ है, इसका अर्थ है निरंतर आगे बढ़ने की चाह, मुश्किल से उद्देश्य पाना। विकल्प दिए गए हैं आपके। बस कंपनी के हिस्सेदार का बस के प्रति मोह न त्यागना और उसे निरंतर चलाना, लोगों के प्रति सचेत न होना। उत्सर्ग की भावना दुर्लभ है, ये आपके बस की यात्रा से ली गई है और इसमें जो लेखक हैं वो बस के हिस्सेदार पे हिस्सेदार के बारे में कह रहे हैं कि बस की इतनी ख़राब हालत होते हुए भी वो बस को चलाए जा रहे थे, है ना। तो उत्सर्ग की भावना दुर्लभ है, मतलब निरंतर आगे बढ़ने की चाह, ये विकल्प जो है वो गलत है। मुश्किल से उद्देश्य से पाना, ये भी गलत है। बस कंपनी के हिस्सेदार का बस के प्रति मोह न त्यागना और उसे निरंतर चलाना, ये सही है। लोगों के प्रति सचेत ना होना, ये गलत है। जो बस के हिस्सेदार थे वो बस खराब हालत में थी और उसे वो छोड़ने का बनवाने का नहीं सोच रहे थे और उसे चलाए जा रहे थे। और लेखक
ये भी सोच रहे थे कि इस आदमी के साहस और बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। वे चाहते तो वहाँ बस कंपनी के हिस्सेदार जो थे बस का मरम्मत करवा सकते थे, लेकिन वो नहीं करवा रहे थे। वो जानबूझ करके अपनी जान को जोखिम में डालकर, और अपनी ही नहीं लोगों की जान को भी जोखिम में डाल करके वो बस को चला रहे थे। तो यहाँ ये चारों विकल्प में से आपका ये विकल्प सही होगा। बस कंपनी के हिस्सेदार का बस के प्रति मोह न त्यागना और उसे निरंतर चलाना। ध्वनि कविता के कवि का जीवन के प्रति किस दृष्टिकोण का ज्ञान होता है? कविता हम लोगों ने पढ़ा है, और विकल्प जो है वो निराशा एवं हताशा, ये बिल्कुल नहीं है। नास्तिकता भी नहीं है, कवि निराश नहीं है। आशावादी एवं उत्साही, ये सही है। आशावादी हैं एवं उत्साही हैं, वो अभी जीने की लालसा रखते हैं, है ना। इनमें से कोई नहीं। तो ये जो तीसरा विकल्प है ये हमारा सही है। ध्वनि कविता में से कवि का जीवन के प्रति किस दृष्टिकोण का ज्ञान होता है? तो आशावादी एवं उत्साही। बदलू ने जमींदार को लाख की चूड़ियों का जोड़ा क्यों नहीं दिया? पहला विकल्प है क्योंकि जमींदार को चूड़ियों का जोड़ा पसंद नहीं आया। ऐसी बात नहीं थी। क्योंकि जमींदार चूड़ियों के जोड़े के पूरे दाम नहीं दे रहा था, ये सही है। क्योंकि जमींदार चूड़ियों को मुफ्त में ले जाना चाहता था। उपयुक्त में से कोई नहीं। ये जो दूसरा विकल्प है, क्योंकि जमींदार चूड़ियों के जोड़े के पूरे दाम नहीं दे रहा था, इसलिए बल्लू ने जमींदार को लाख की चूड़ियों का जोड़ा नहीं दिया था। बदलू की स्वाभिमानी किस बात से झलकती है? पहला विकल्प है वह आज भी लाख की चूड़ियों को महत्व देता है। दूसरा विकल्प है उसने अपने मन की व्यथा को अपने मन में ही रखा। तीसरा विकल्प है कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ने से भले ही उसने लाख की चूड़ियों का काम बंद कर दिया, लेकिन कांच की चूड़ियाँ बेचने का काम शुरू नहीं किया। उपयुक्त सभी। कौन सा सही होगा? वह आज भी लाख की चूड़ियों को महत्व देता था, ये होगा ना। उसने अपने मन की व्यथा को अपने मन में ही रखा, ना। कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ने से भले ही उसका लाख की चूड़ियों का काम बंद हो गया, लेकिन कांच की चूड़ियाँ बेचने का काम शुरू नहीं किया। ये उसके स्वाभिमान को दर्शाता है। भले ही उसका काम बंद हो गया, लेकिन उसने कांच की चूड़ियों की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया, है ना, और वो अपना काम बंद कर दिया। इससे पता चलता है कि बदलू जो है वो स्वाभिमानी है, और स्वाभिमान में ही उसने ज़मींदार को भी जब उचित रकम उन्होंने नहीं दिया था, तो बदलू जो है वो लाख की चूड़ियाँ उसने जोड़ा जो था वो ज़मींदार को नहीं दिया था, जो बाद में उसकी बेटी पहनती है ना। लेखक बस के हिस्सेदार को क्रांतिकारी का नाम देना चाहते थे। प्रश्न 37 क्योंकि उसे उस बस में बैठे लोगों की चिंता नहीं थी, क्योंकि वह अपनी बुद्धि से सही गलत समझने में असमर्थ था। कि बस की यात्रा में हम लोग पढ़े हैं कि बस के हिस्सेदार को क्रांतिकारी का नाम देना चाहते थे। लेखक जो है जब देखते हैं कि बस कैसी कैसी अवस्था से गुजर रही थी, किस किस अवस्था से गुजर रही थी, कितनी मुश्किलें झेलनी पड़ रही थी, तब लेखक उनके बारे में बहुत कुछ सोचते हैं। तो क्या क्या था? क्योंकि उसे बस में बैठे लोगों की चिंता नहीं थी, क्योंकि वह अपनी बुद्धि से सही गलत समझने में असमर्थ था, क्योंकि वह अपने उद्देश्य के प्रति कटिबद्ध था, क्योंकि जिस प्रकार क्रांतिकारी एक उद्देश्य से बढ़ते हैं, वैसे ही बस का हिस्सेदार भी किसी की परवाह किए बिना केवल बस को चलाने और लाभ कमाने के उद्देश्य से प्रेरित था। ये इसलिए क्रांतिकारी यहाँ बता रहे हैं लेखक बस के हिस्सेदार को, क्योंकि ये वाला ऑप्शन जो अंतिम विकल्प है ये सही है, क्योंकि वह जो है वो एक उद्देश्य में आगे बढ़े जा रहा था और वो चाह रहा था कि किसी भी तरह प्रॉफिट कमाया जाए, है ना, लाभ कमाया जाए और बस को चलाया जाए। उसमें बस में बैठने वाले सवारी की या फिर जो वो यात्रा कर रहे थे यात्रीगण का कोई भी ध्यान नहीं था, उसे सिर्फ अपना लाभ कमाने से मतलब था और उसी उद्देश्य से वो प्रेरित था। तो ये जो आपका चौथा विकल्प है वो सही है।
38 नंबर प्रश्न है, वीरों के हृदय पर कैसी असफलता के निशान है। हाँ, ये कविता दीवानों की हस्ती से है। स्वतंत्रता न प्राप्त कर सकने की, अंग्रेजी सरकार का मुकाबला न कर पाने की, अपने रिश्तेदारों से न मिल पाने की, इनमें से कोई नहीं। तो ये चारों विकल्प में है उनको असफलता का वो अपने निशान हृदय पे लेके घूम रहे हैं, क्योंकि उन्हें सफलता प्राप्त, स्वतंत्रता न प्राप्त कर सकने की है ना। ये असफलता उनके लिए भारी है और इसी का हृदय पर निशान है इसके, है ना। उन्हें दुख है कि वो स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर पा रहे। आगे बढ़ती हूँ। बलिदानी वीर किसी के साथ भेदभाव नहीं रखते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य स्वार्थ रहित है और वे तो पूरे देश को स्वतंत्र कराना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने धर्मनिरपेक्षता को अपनाया है, क्योंकि वे जातीयता में विश्वास नहीं करते। उपयुक्त सभी नहीं होगा, वो जातीयता में भी विश्वास नहीं करते, क्योंकि वो देश के सिपाही हैं, और वो धर्मनिरपेक्षता को अपनाया ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ, उनका लक्ष्य जो है वो स्वार्थ रहित है और वो पूरे देश के लिए काम करना चाहते हैं, पूरे देश को स्वतंत्र कराने का काम कर रहे हैं। तो ये जो है वो सही है, ये पहला विकल्प सही है कि बलिदानी वीर किसी के साथ भेदभाव क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य स्वार्थ रहित है और वे तो पूरे देश को स्वतंत्र कराना चाहते थे। लोगों ने शाम की बस में यात्रा न करने की सलाह क्यों दी। बस की यात्रा से है ये, क्योंकि इसमें लूटने का भय रहता था, क्योंकि शाम को यात्री कम हो जाते थे, क्योंकि बस कहाँ खराब हो जाए कुछ पता नहीं, क्योंकि उस समय बहुत भीड़ होती थी। तो क्योंकि उसमें लूटने का भय रहता था, ये गलत है। क्योंकि शाम को यात्री कम हो जाते थे, ये भी गलत है। क्योंकि बस कहाँ खराब हो जाए कुछ पता नहीं, ये सही है। लोगों ने इसलिए लेखक को सलाह दी थी कि इस बस से ना जाएं। लेखक ने कहा भी था कि बस डाकू है, रास्ते में डाकू मिलते हैं, तो लोगों ने कहा था कि नहीं, डाकू नहीं, बस ही डाकिन है, क्योंकि ये कहाँ खराब हो जाएगी किसी को कुछ पता नहीं है। तो ये तीसरा विकल्प आपका जो है वो सही है। प्रश्न 41 है, बेफिक्री का जीवन जीने वाले लोगों ने इस संसार से क्या लिया है। बेफिक्री का जीवन जीने वाले जो दीवाने हैं वो इस दुनिया से, इस संसार से दुख दर्द लेकर के लोगों का दुख दर्द बांटा है, दुख दर्द लिया है। ना उन्होंने समय लिया है, ना धन लिया है, इनमें से कोई नहीं। ये तीनों विकल्प गलत हैं। जो पहला विकल्प है आपका वो दुख दर्द, ये आपका सही उत्तर है। प्रश्न 42 में, कवि ने दीवानों की हस्ती पाठ में संसार को निम्नलिखित में से क्या कहा है। दुखों का संसार, ऐसा तो नहीं है, संसार में सिर्फ दुख तो भरे हुए नहीं। सुखों का संसार, ये भी नहीं है। स्वर्ग से भी सुंदर, ये भी नहीं कहा है। भिखमंगों की दुनिया, हाँ, यहाँ कवि ने दुनिया को भिखमंगों की दुनिया कहा है, क्योंकि यहाँ पे जो भी जिसको भी देखो वो मांगने के लिए हाथ फैलाता है। यहाँ किसी को किसी की परवाह नहीं होती है। और दीवानों की हस्ती में पाठ में दीवाने जो हैं वो लोगों का दुख दर्द बांटते हैं, है ना। तो कवि ने भिखमंगों की दुनिया को कहा है। प्रश्न 43 में है, ध्वनि कविता में कवि कलियों को कौन सा संदेश देना चाहते हैं। भौरों गुंजार करने का नहीं, मनोहर प्रभात का, सूरज निकलने का, कोयल कूकने का नहीं। ध्वनि कविता में कवि जो है कलियों को खिलने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि वो मनोहर प्रभात का, मनोहर मतलब मन को हरने वाला और प्रभात मतलब सुबह, है ना। तो कवि यहाँ पे भौरों कस गुंजार करने का मतलब भौरों गुनगुनाते हैं ना भौरे, तो उसका ऐसा नहीं है। यहाँ कलियों को कवि जो है वो सुबह होने का संदेश दे रहे हैं कि सुबह हो गया है, खूब सुंदर मनोहर मन को हरने वाला सुबह है, खिलने के लिए कह रहे हैं कवि, है ना। सूरज निकलने का नहीं होगा, कोयल कूकने का भी नहीं होगा। यहाँ पे जो सही विकल्प है वो होगा मनोहर प्रभात का।
प्रश्न 44 है, बदलू प्रतिदिन कितनी चूड़ियाँ बना लिया करता था? 3-4 जोड़े? ना। 4-5 जोड़े? ना। पाठ के अनुसार बदलू जो है वो 4-6 जोड़े बना लिया करता था, है ना, 5-6 जोड़े भी नहीं। ये तीसरा विकल्प जो है वो सही है। बदलू प्रतिदिन 4 से 6 जोड़े चूड़ियाँ बना लिया करता था। वन में मृदुल वसंत पंक्ति का से क्या आशय है? पहला जो है वो है विकल्प में वन रूपी जीवन में बसंत का आगमन होना, नए कार्यों को करने के लिए बढ़ना, अपने कार्यों का यश चारों ओर नहीं फैलाना, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग देखेंगे अब कि नए कार्यों को करने के लिए बढ़ना, ये जो विकल्प है वो ये नहीं हो सकता है। अपने कार्यों का यश चारों ओर नहीं फैलाना, ये भी विकल्प गलत है, ऐसी बात नहीं है। इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। पहला जो है ऑप्शन, पहला जो विकल्प है वन रूपी जीवन में वसंत का आगमन होना, ये उत्तर जो है वो सही है, सही विकल्प है ना। वन में मृदुल वसंत, वन में मृदुल मतलब जीवन रूपी जो बगिया है उसमें वसंत का आगमन जब होता है, जिस तरह से वन में पतझड़ के बाद जब वसंत का आगमन होता है तो वन में नए नए फूल खिल जाते हैं, पेड़ों पे नए नए पौधे आ जाते हैं, नए पत्ते आ जाते हैं। तो उसी तरह से जीवन को भी वो देख रहे हैं कि जीवन जो वीरान हो चुका है और उसमें वसंत खुशी का उल्लास का आगमन जब होता है तो कैसे आदमी जी जाता है और कैसे ज़िंदगी को जीने लगता है, कुछ उम्मीद के साथ, कुछ लक्ष्य के साथ। तो यहाँ पे आशय होगा वन रूपी जीवन में बसंत का आगमन होना, ये बिल्कुल सही उत्तर है। तो ये था आपका प्रश्न उत्तर चर्चा PT1 का। हम लोग किए आज सेक्शन ए हम लोग किए हैं, हम लोगों ने किया, मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ सेक्शन ए के बारे में। कल मैं फिर उपस्थित होंगी अपनी ध्वनि प्रस्तुति के साथ सेक्शन बी लेकर के, जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, और मैं कल आपसे चर्चा करूँगी। तब तक के लिए आप खुश रहें, आपका दिन शुभ हो। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।